इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वह कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं। आइए हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा दिखाते हैं। यहाँ पर आयरन हो गया, आयरन जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस कॉपर सल्फेट है CuSO4। कॉपर सल्फेट भी एक्वस फॉर्म में है और जब यह इससे रिएक्शन करेगा तो FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर का निर्माण करेगा। फेरस सल्फेट यहाँ पर एक्वस हो जाएगा और यहाँ पर कॉपर जो होगा सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। इसी को हम विस्थापन का प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे रहा है। अब देखते हैं अगली हेडिंग है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर है सोडियम सल्फेट, ये जो है एक्वस फॉर्म में है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये भी एक्वस फॉर्म में है। जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2NaCl प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, ये भी जो होंगे एक्वस फॉर्म में होंगे। एक्वस यहाँ पर यही द्विविस्थापन अभिक्रिया ये है। द्विविस्थापन इस अभिक्रिया में उत्पाद दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान पर, दो यौगिकों मतलब देखिए यहाँ पर एक है सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। एक बार सोडियम पहला जो तत्व है सोडियम जाकर क्लोरीन से जुड़ जा रहा है, यहाँ क्लोरीन से जुड़ जा रहा है और बेरियम दोबारा आकर यहाँ पर सल्फेट से जुड़ जा रहा है। इसी को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम अगली हेडिंग में चलते हैं वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बन जाते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम जो होता है वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन, आयनिक वियोजन। पहले हम देख रहे हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया होगा इसमें पहला था ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन अभिकारक का ऊष्मा द्वारा वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। यहाँ पर कैल्शियम एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते हैं। यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट है जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड फॉर्म में है। इसमें हम ऊष्मा देंगे, ऊष्मा देने के बाद यह कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है सॉलिड होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इन्हीं को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अभिकारक होता है ऊष्मा देने के बाद दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उन्हीं को हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अब दूसरा जो है आयनिक वियोजन है। आयनिक वियोजन जब अभिकारक आयनों के रूप में विभक्त हो जाएगा तो उन्हीं को हम आयनिक वियोजन कहते हैं। देखिए मतलब इसमें अभिकारक एक धन आयन टूटेगा, एक ऋण आयन, मतलब आयनिक है ना, इसमें आयनिक है तो एक धन आयन देगा, एक ऋण आयन, उसी को हम आयनिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे NaCl है, जब यह टूटेगा
तो Na+ तथा Cl- देगा। इन्हीं को हम आयनिक वियोजन कहते हैं। जो अपने आयनों में टूट जाते हैं, ऐसे यौगिक जो अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, उन्हें आयनिक वियोजन कहते हैं। अब हम छठवां देखेंगे, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है ऊष्माक्षेपी, दूसरा का ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण के द्वारा हम देखिए आपको बताते हैं। जैसे उदाहरण, प्राकृतिक गैस का दहन। यहाँ पर प्राकृतिक गैस का दहन था ना, यहाँ पर CH4 जो है गैस है, गैस हो गया, प्लस ऑक्सीजन जो होता है ये भी गैस होता है। ये रिएक्शन करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, प्लस H2O बनाएगा। H2O जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, और प्लस ऊष्मा निकलती है, यहाँ पर ऊष्मा निकलती, इसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम आपको उदाहरण के द्वारा बताते हैं। दूसरा जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, मतलब जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जैसे है नाइट्रोजन है प्लस ऑक्सीजन, ये जो होता है, यहाँ पर जो ये रिएक्शन है, इसे हम जब अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बनते हैं तो उन्हें हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर 40,200 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इन्हीं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर सातवां जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, इन्हीं को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, यहाँ पर देखिए हो गया NaOH, ये हो गया क्षार, प्लस H2SO4, ये हो गया गैस। जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो Na2SO4 प्लस 2H2O का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है क्षार है, और H2SO4 जो है अम्ल है। ये दोनों मिलकर यहाँ पर ये हो गया क्षार, ये हो गया अम्ल। जब क्षार और अम्ल क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, इन्हीं को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम देखते हैं लास्ट रिएक्शन, उपचयन और अपचयन। उपचयन यह वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उन्हें उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। या वह अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का त्याग होता है। मतलब दो प्रकार से हम बोल सकते हैं, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तो उन्हें उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का त्याग होता है उन्हें उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के द्वारा हम आपको आठवां जो है उपचयन है। यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर मिलकर CO2 का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, उपचयन कहलाएगा। या ऐसी अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन का त्याग होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, इन्हीं को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला है
अपचयन अपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया हम अपचयन यह वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का त्याग या हानि होता है। दूसरा देखिए, यह वह प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन ग्रहण की जाए, जस्ट अपोजिट है उसका। उसमें क्या था, हाइड्रोजन त्याग रहा था और अपचयन में हाइड्रोजन ग्रहण की जाती है। उन्हीं को जस्ट उपचयन का जस्ट अपोजिट अपचयन है। उपचयन देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O जो है, यह यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर देखेंगे यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो हो जाएगा Cu प्लस H2O। यहाँ से ऑक्सीजन त्याग हो रहा है और वहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर त्याग हो रहा है, इन्हीं को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखेंगे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव देखेंगे। संक्षारण, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी आदि के संपर्क में आता है तब वह धातु संरक्षित हो जाता है। मतलब जब किसी धातु में नमी आती है या आर्द्रता आती है तो तब वह संक्षारित होता है। संक्षारित मतलब वह खराब होने लगता है। ये देखते हैं उदाहरण के द्वारा, लोहे पर जंग का लगना, जब लोहा बाहर रखे रहेंगे, अगर वहाँ पर पानी लगातार पड़ता रहेगा तो वह धीमे धीमे लोहा खराब हो जाएगा, उसमें लोहा में जंग लग जाएगा, फिर वह लोहा खराब हो जाएगी। चांदी पर काली परत जम जाने, अगर चांदी जो होती है अगर उसे पानी में अगर उस पर नमी चली जाती है, अगर पानी का कोई छींटा उटा चला जाता है, अगर वह हम साफ़ नहीं करेंगे तो कुछ दिन के बाद उस पर काली परत जम जाती है। इसी प्रकार से उनका संक्षारण हो जाता है। क्लास 10th का यह लास्ट टॉपिक है जो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता उन्हें कहते हैं, वसा युक्त और तैलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर उपचयित होने के फलस्वरूप उसमें दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है और स्वाद खराब हो जाता है। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। मतलब जो वसा युक्त पदार्थ होते हैं, जो खाने जिसमें तेल युक्त पदार्थ होते हैं, वसा मतलब तेल युक्त, तेल यहाँ तैलीय खाद्य पदार्थ जिसमें तेल से बना हो, वायु के संपर्क में आने पर वह उपचयित हो जाता है। उपचयित होने के फलस्वरूप इसमें से दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है और स्वाद खराब हो जाता है। यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। आइए दैट्स